Friends, myself Neha Tandon, Assistant Professor, Department of Commerce, RGPG College, मेरठ। आज हम पढ़ाएंगे आपको इनकम टैक्स, जो कि बीकॉम 4th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस यानी निवास स्थान। जो व्यक्ति जिस कंट्री में रहता है उस कंट्री के प्रति उसकी मोरल लायबिलिटी बनती है कि कंट्री के डेवलपमेंट में, कंट्री के विकास के लिए उसको अपनी इनकम में से कुछ पोर्शन गवर्नमेंट को एज अ टैक्स देना पड़ता है। तो ये निवास स्थान इनकम टैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, क्योंकि यही निवास स्थान डिसाइड करता है कि जो पर्सन है वो अपनी कौन सी इनकम पे टैक्स देगा और कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं देगा। तो सबसे पहले इनकम टैक्स में जो हम टॉपिक कवर करते हैं दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। कई लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं, ये सोचते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप ये दोनों जो है ये सिमिलर है, जबकि इनकम टैक्स में जो निवास स्थान है उसकी जो जगह है वो सिटीजनशिप से बिल्कुल डिफरेंट है। सिटीजनशिप मतलब आप जहां के नागरिक हैं। नागरिकता या तो जन्म से पाई जा सकती है या फिर उस कंट्री के रूल जो भी नागरिकता को लेकर हैं उनको फॉलो करके पाई जा सकती है। पर जब हम टैक्स लगाते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि सिटीजनशिप से टैक्स का कोई लेना देना नहीं है। जब भी टैक्स लगाया जाता है तो ये देख के लगाया जाता है कि जिस साल आपने इनकम अर्न की उस साल आप कौन सी कंट्री में रहते थे, और उसी कंट्री के प्रति आपकी मोरल ड्यूटी बनती है कि आप उस कंट्री को अपनी इनकम में से कुछ पोर्शन टैक्स के रूप में पे करें। तो इनकम टैक्स में जब पर्सन की डेफिनेशन की बात आती है तो पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है इंडिविजुअल, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एवरी अदर पर्सन, AOP, BOI। तो जब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की, तो रेजिडेंशियल स्टेटस के नियम इन सब लोगों के लिए अलग अलग हैं। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो रेजिडेंशियल स्टेटस सीख रहे हैं एक इंडिविजुअल का, कि जो एक इंडिविजुअल है वो रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग क्या क्या प्लेस होल्ड कर सकता है इनकम टैक्स में। तो जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो अपने रेजिडेंशियल स्टेटस निवास स्थान के अकॉर्डिंग या तो वो पर्सन रेजिडेंट प्रूव हो सकता है या वो पर्सन नॉन रेजिडेंट प्रूव हो सकता है। जब एक इंडिविजुअल रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाता है तो हम डिसाइड करते हैं कि वो फर्दर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी यानी कि स्पेशल रेजिडेंट है। तो जब हम निवास स्थान की बात करेंगे तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो एक इंडिविजुअल अपने रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग या तो रेजिडेंट प्रूव हो सकता है या नॉन रेजिडेंट प्रूव हो सकता है। अगर कोई इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है तो उसकी कोई फर्दर कैटेगरी नहीं है, बट अगर कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो वो फर्दर डिवाइड हो सकता है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ये डिसाइड करने के लिए इनकम टैक्स में सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज 1 में कुछ रूल्स दिए हुए हैं और हम वही रूल जो है वो आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल के लिए बेसिक कंडीशंस की, ठीक है। तो जब हम बेसिक कंडीशंस पे आते हैं तो इंडिविजुअल के लिए बेसिक कंडीशन ये डिसाइड करती है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, यानी कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में जो लाइन खींची जाएगी वो खींची जाएगी बेसिक कंडीशन से, जिन्हें हम आधारभूत शर्तें कहते हैं। ये आधारभूत शर्तें जो हैं ये 2 टाइप की होती हैं। इनमें से कोई एक शर्त भी अगर कोई इंडिविजुअल पूरी कर देता है तो वो पर्सन रेजिडेंट प्रूव हो जाता है। अगर दोनों में से कोई भी बेसिक कंडीशन नहीं पूरी की जाती तो वो पर्सन नॉन रेजिडेंट प्रूव हो जाता है। तो जब कोई पर्सन रेजिडेंट प्रूव हो जाता है तो हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि वो पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास एडिशनल कंडीशंस होती हैं। एडिशनल कंडीशंस जो है वो डिसाइड करती हैं कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेंगे या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेंगे। तो जब हम इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ते हैं तो बेसिकली हमारे पास 2 बेसिक कंडीशंस हैं।
जिनमें से किसी एक का पूरा होना जरूरी है और 2 एडिशनल कंडीशंस हैं जिनमें से दोनों का होना जरूरी है। अब वो एडिशनल कंडीशन और बेसिक कंडीशंस क्या हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ बेसिक कंडीशंस और कुछ एडिशनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो उन बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशन को समझने से पहले हमें 2 और कंसेप्ट समझनी जरूरी हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एक कॉन्सेप्ट है हमारी प्रीवियस ईयर और दूसरी कॉन्सेप्ट है हमारी असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर यानी गत वर्ष, असेसमेंट ईयर यानी कर निर्धारण वर्ष। असेसमेंट ईयर यानी जिस साल कर लगाया जाता है। अभी फिलहाल जो असेसमेंट ईयर है वो है 2023-2024 जो 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2024 को समाप्त हो जाएगा। ये जो 2023-24 असेसमेंट ईयर है इसमें जो टैक्स लगाया जा रहा है वो गत वर्ष पिछले साल यानी 2022-23 की इनकम पर लगाया जा रहा है। 2022-23 यानी जो 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ। तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक आपने जो भी कुछ अर्न किया 2022-23 के दौरान आपने जो भी कुछ अर्न किया उस इनकम पर आप 2023-24 में टैक्स देंगे। इसी तरह से जो 2023-24 में आप अर्न करेंगे उस इनकम पर आप 2024-25 में टैक्स देंगे। तो अगर हम बात करेंगे 2022-23 की तो 2022-23 इस सेशन के लिए हमारा गत वर्ष है, प्रीवियस ईयर है, क्योंकि हम उसकी इनकम पर टैक्स लगा रहे हैं। और 2023-24 हमारा कर निर्धारण वर्ष है, क्योंकि हम 2023-24 में 22-23 की इनकम पर टैक्स लगा रहे हैं। जब हम 2023-24 की इनकम पर टैक्स लगाएंगे तो ये गत वर्ष बन जाएगा और ऐसा होगा तब जब हमारा असेसमेंट ईयर होगा 2024-2025। यानी हर वर्ष अपने आप में असेसमेंट ईयर भी होता है और हर वर्ष अपने आप में प्रीवियस ईयर भी होता है। वो डिपेंड करता है कि आप उस ईयर को किस नजरिए से देख रहे हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि हमारा ये जो करंट ईयर 23-24 चल रहा है और हम इसमें पिछले साल की इनकम पे टैक्स लगाएंगे तो ये 23-24 हमारे लिए असेसमेंट ईयर का काम करेगा और 22-23 हमारे लिए प्रीवियस ईयर का काम करेगा, जो कि आपके इनकम टैक्स के सेशन में इस साल है। और जब हम नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे यानी कि 24-25 में चले जाएंगे जो 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा और 31 मार्च 2025 को खत्म होगा, तो 24-25 वाले असेसमेंट ईयर के लिए ये जो 23-24 है ये प्रीवियस ईयर का काम करेगा। ठीक है, बट फिलहाल हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर है वो है 2022-23 और हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो है 2023-24। हम प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन इतने ध्यान से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए इन डेफिनेशंस का समझ में आना बहुत जरूरी है। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस साल की इनकम पर टैक्स लगाया जाता है, अगर आप 2022-23 की इनकम पर टैक्स लगा रहे हैं जिसे हम गत वर्ष या प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं, तो इसी साल उस इनकम को अर्न करते वक्त आप कहाँ रहते थे यही चीज आपका रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करेगी। उसी के अकॉर्डिंग आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम बनेगा कि आप जिस इनकम को कमाते वक्त कहां पर निवास करते थे उसी कंट्री में आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप उस कंट्री में टैक्स पे करें। तो हमारे पास जो बेसिक कंडीशंस हैं वो है दो आधारभूत शर्तें हैं जिनमें से किसी एक शर्त के पूरा होने पर भी कोई भी इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट बन जाता है। तो अगर हम बात करें पहली बेसिक कंडीशन की तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन ये कहती है कि प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज आप इंडिया में रहें। प्रीवियस ईयर यानी कि जिस ईयर की इनकम पर टैक्स लगाया जा रहा है उस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज, साल में दिन होते हैं 365, अगर हम उसका हाफ करें तो 182.5 आता है। तो लगभग 6 महीने कहा जा सकता है कि अगर आप किसी कंट्री के निवासी बनना चाह रहे हैं, रेजिडेंट बनना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट 6 मंथ्स तो आपने उस कंट्री में व्यतीत किए हों, तभी आपको उस कंट्री का रेजिडेंट माना जाएगा। तो पहली बेसिक कंडीशन हमें बोलती है एटलीस्ट
182 days in India in previous year. During previous year अगर आप कम से कम 182 डेज इंडिया में रहे हैं तो आप पहली वाली बेसिक कंडीशन पूरी कर देते हैं, ठीक है। और अगर एक बेसिक कंडीशन पूरी हो जाती है तो आप रेजिडेंट बन जाते हैं, और रेजिडेंट बन जाते हैं फिर हम फर्दर देखते हैं कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। बट पहले ये बात आ जाती है कि कुछ लोग फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर पाते, तो उनके लिए फिर हमारे पास एक सेकेंड बेसिक कंडीशन है, और वो सेकेंड बेसिक कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर में आप कम से कम 60 दिन इंडिया में रहें। 60 दिन लगभग 2 महीने भी मान सकते हैं आप, तो एटलीस्ट 60 डेज आप प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहे हो। साथ ही साथ इन एडिशन प्रीवियस ईयर से जस्ट प्रीसीडिंग जो 4 साल हैं उनमें आपने 365 डेज इंडिया में गुजारे हों। यानी कि जो सेकेंड वाली बेसिक कंडीशन है वो 2 कंडीशंस का कॉम्बिनेशन है। पहली कंडीशन हमारे पास आती है एटलीस्ट 60 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, प्लस इन एडिशन आपके होंगे एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग 4 years just preceding previous year। जब हम बात करते हैं बेसिक कंडीशन की तो मैंने आपको बताया फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन ही चेक की जाती है कि आपने एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में स्पेंड कर लिए हो। अगर आप वो वाली बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करते हैं तो हम सेकेंड वाली बेसिक कंडीशन चेक करते हैं। तो जो सेकेंड वाली बेसिक कंडीशन है वो ये कहती है कि आपको प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 डेज इंडिया में गुजारना। 60 डेज यानी कि लगभग 2 महीने। और जो प्रीवियस ईयर से पिछले 4 साल, हमारा जो प्रीवियस ईयर है अभी मैंने आपको बताया वो है 22-23, और 22-23 से अगर हम पिछले 4 साल की बात करेंगे तो 21-22, 20-21, 19-20 और 18-19। ये प्रीवियस ईयर से जो पिछले 4 साल हैं इनमें कुल मिलाकर आप एटलीस्ट 365 डेज इंडिया में रहें। आप इस कंडीशन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में लगभग 2 महीने, और प्रीवियस ईयर से जो पिछले 4 साल हैं उनमें कम से कम 1 साल, क्योंकि 365 डेज शर्त रखी गई है तो लगभग 1 साल हमारा पूरा हो जाता है उसमें। तो आपको ये दोनों बातें पूरी करनी पड़ेंगी तब जाके आपकी सेकेंड वाली बेसिक कंडीशन पूरी हो। मतलब अगर आप फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन पूरी कर देते हैं तो हम सेकेंड वाली चेक ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमें कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी करनी है। और अगर आप फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करते तो हम ये कोशिश करते हैं कि आप सेकेंड वाली पूरी करें। क्यों करते हैं हम ये कोशिश? वो इस वजह से क्योंकि इनकम टैक्स चाहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि आप रेजिडेंट बने। जो रेजिडेंट होता है वो अपनी सब तरह की इनकम पर टैक्स देता है, वो अपनी इंडियन इनकम पर भी टैक्स देता है, वो अपनी फॉरेन इनकम पर भी टैक्स देता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये पुरजोर कोशिश रहती है कि जो भी पर्सन है वो रेजिडेंट प्रूव हो जाए। तो इसलिए हमने 2 शर्तें रखी हुई हैं कि या तो आप एटलीस्ट 6 मंथ्स 182 डेज वाली शर्त पूरी कर दीजिए, या फिर एटलीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के जो 4 साल हैं उनमें 365 डेज आप इंडिया में रहेंगे। आप ये वाली कंडीशन जो है वो पूरी कर दें। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी पूरी हो जाएगी तो आप बन जाएंगे इंडिया के रेजिडेंट, और आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी इनकम पर टैक्स देना होगा। जब हम बात करते हैं रेजिडेंट की तो मैंने आपको बताया कि इन दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी होना जरूरी है, बट इंडियन गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा रिलैक्सेशन देती है। कुछ एक्सेप्शन है इस सेकेंड वाली बेसिक कंडीशन। ये जो सेकेंड वाली बेसिक कंडीशन है ये सब पर अप्लाई नहीं होती। इसके 2 एक्सेप्शंस हैं, और वो 2 एक्सेप्शंस क्या हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पहला एक्सेप्शन ये है कि जो लोग इंडियन ओरिजिन के हैं या इंडियन सिटीजन हैं, अगर वो लोग बाहर से इंडिया आते हैं तो उन लोगों के लिए एक ही बेसिक कंडीशन है, दैट इज 182 डेज।
उनके लिए ये सेकंड वाली बेसिक कंडीशन काम नहीं करती। जो लोग हमारे हैं, जो लोग हमारे यहाँ से जो है वो ओरिजिन हुआ है जिन लोगों का, तो उन लोगों के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर वो लोग कहीं बाहर की किसी कंट्री में रहते हैं और हर साल या 2 साल में अपने रिलेटिव से मिलने इंडिया आते हैं, तो उन लोगों के लिए रिलैक्सेशन रखा गया है। उन लोगों के लिए सेकेंड वाली बेसिक कंडीशन नहीं है। उन लोगों के लिए एक ही बेसिक कंडीशन है कि अगर एटलीस्ट 182 डेज वो इंडिया में स्पेंड करेंगे तभी वो इंडिया के रेजिडेंट हैं। जब हम बात करते हैं दूसरी एक्सेप्शन की, तो दूसरी एक्सेप्शन हमारी ये है कि जो लोग इंडियन सिटीजन हैं और वो इंडिया से बाहर जॉब के लिए गए हैं, एम्प्लॉयमेंट पर्पज से गए हैं, तो उन लोगों के लिए भी सेकेंड वाली बेसिक कंडीशन काम नहीं करती। उन लोगों के लिए भी एक ही बेसिक कंडीशन है, दैट इज फर्स्ट वन। ये रिलैक्सेशन इसलिए रखा गया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करता है आपकी टैक्स लायबिलिटी, आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम। हम इंडिया में रह के भी अर्न कर सकते हैं, इंडिया से बाहर रहकर भी अर्न कर सकते हैं। जो भी रेजिडेंट प्रूव हो जाता है इंडिविजुअल, उसको अपनी हर तरह की इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो इनकम उसने इंडिया में रह के अर्न की हो और चाहे वो इनकम उसने फॉरेन में रह के अर्न की हो। तो रेजिडेंट अगर आप प्रूव होते हैं तो आपको अपनी हर तरह की इनकम, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, सब पे टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। पर जो पर्सन नॉन रेजिडेंट होते हैं उन पर्सन्स को केवल अपनी इंडियन इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, उनको अपनी फॉरेन इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इसीलिए वो लोग जो थोड़े टाइम के लिए इंडिया आते हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि हम अगर इंडिया से कुछ अर्न कर रहे हैं तब तो हम इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स दें, बट अगर हम इंडिया से कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं तो हम इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स ना दें। तो इसीलिए रिलैक्सेशन रखा गया है खास तौर से अपने लोगों के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहला एक्सेप्शन बताया कि जो इंडियन ओरिजिन के हैं, ओरिजिन मीन्स आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स और ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में अगर बॉर्न हुआ है तो वो लोग इंडियन ओरिजिन के कहलाते हैं। तो अगर आप इंडियन ओरिजिन के हैं या आप इंडियन सिटीजन हैं, आप बाहर से इंडिया आ रहे हैं, तो आपके लिए एक ही बेसिक कंडीशन है, फर्स्ट वन। अगर आप वो पूरी करते हैं तो रेजिडेंट, नहीं पूरी करते तो नॉन रेजिडेंट। सिमिलरली जो लोग इंडियन सिटीजन हैं और एम्प्लॉयमेंट पर्पज से बाहर गए हैं, उनके लिए भी ये हमारी जो फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन है यही वर्क करेगी, सेकेंड वाली बेसिक कंडीशन वर्क नहीं करेगी। तो अब हम बात करते हैं एडिशनल कंडीशंस की। अभी हमने बेसिक कंडीशन सीखी, बेसिक कंडीशन में से कोई एक पूरा करते ही आप रेजिडेंट बन जाते हैं, और रेजिडेंट बनने के बाद आगे हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, और उसके लिए काम आती हैं एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशंस 2 होती हैं और आपको दोनों पूरी करनी पड़ती हैं अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना चाहते हैं। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए आपको दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करनी पड़ती हैं। क्या है वो हमारी एडिशनल कंडीशन? जब भी किसी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाएगा तो पहले बेसिक कंडीशन चेक की जाएंगी। बेसिक कंडीशन चेक करने में अगर हम कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी कर देंगे तो हम लोग रेजिडेंट बन जाएंगे, और फिर फर्दर वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा, मतलब एडिशनल कंडीशंस वाला। अगर हम बेसिक कंडीशन में से कोई भी पूरी नहीं करेंगे तो हम नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे और हमारा प्रोसेस वहीं एंड हो जाएगा, क्योंकि नॉन रेजिडेंट का कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। तो अगर हम रेजिडेंट बनते हैं, कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी करते हैं, तो हमारा जो फर्दर क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और उसके लिए हमारे पास है 2 एडिशनल कंडीशन। पहली एडिशनल कंडीशन ये कहती है कि प्रीवियस ईयर से पिछले 10 साल में कम से कम 2 बार आप रेजिडेंट प्रूफ में। जब हम बात कर रहे हैं एडिशनल कंडीशन की, तो एडिशनल कंडीशन में प्रीवियस ईयर नहीं देखा जाता, प्रीवियस ईयर से पिछले के साल देखे जाते हैं, है ना। रेजिडेंट का मतलब हम इंडिया में रहते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब हमेशा से ही इंडिया में रहते हैं। तो इसीलिए जब बात की जाती है ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी की, तो प्रीवियस ईयर को जज नहीं किया जाता, प्रीवियस ईयर से पहले के सालों को जज किया जाता है। तो प्रीवियस ईयर से पहले के सालों की जब बात आती है तो पहली एडिशनल कंडीशन है एटलीस्ट 2 times resident in 10 years just
प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर से जो पिछले 10 साल हैं उनमें से कम 2 बार अगर आप रेजिडेंट प्रूव हुए हैं तो आप पहली वाली एडिशनल कंडीशन पूरी करते हैं। जो दूसरी एडिशनल कंडीशन है ये कहती है एटलीस्ट 730 days in India during 7 years just preceding previous year। ये कंडीशन आपको ये कहती है कि जो प्रीवियस ईयर है आपका 2022-23 उससे पिछले 7 सालों में एटलीस्ट 730 डेज आपने इंडिया में स्पेंड किए। 730 को याद करने के लिए हम कर सकते हैं कि 365 का डबल होता है ना। यहाँ पे जब हम इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे डेज आ रहे हैं, तो कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, नहीं मैम बहुत टफ है। टफ नहीं है, इजी है, बस आप थोड़ा सा ट्रिकी बनिए चीजों को याद करने के लिए, कंडीशंस को याद करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज अपनाइए जो आपके माइंड में वो चीज हमेशा के लिए रह जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे 730 डेज है तो आप इसे कह सकते हैं कि ये 2 साल है लगभग, ये 365 का डबल है। तो हमारे पास 2 एडिशनल कंडीशन है। अगर आप दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करते हैं तो आप बन जाएंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और अगर आप दोनों में से एक एडिशनल कंडीशन पूरी करते हैं या एक भी पूरी नहीं करते तो आप बन जाएंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो एडिशनल कंडीशन दोनों पूरी होंगी तभी आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेंगे। अगर एक पूरी होगी तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बन पाएंगे, आप नॉट ऑर्डिनरी बनेंगे, और अगर एक भी नहीं पूरी हुई तो भी आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेंगे। तो जैसा कि आपने ये देखा कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके इंडिया में रहने के दिनों पर। तो जब हम इंडिया में रहने के दिनों की बात करते हैं तो मैं बार बार 130 डेज, कभी 730 डेज, कभी 365 डेज, इन सब टर्म्स का यूज कर रही हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम इन डेज की बात कर रहे हैं तो ये डेज कंटिन्यूसली होने जरूरी नहीं है। जैसे मैंने अभी बोला कि आपको 7 इयर्स में जो है वो कम से कम 730 दिन जो है वो इंडिया में गुजारने हैं, तो वो 730 दिन कंटिन्यूएशन में होने जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी साल, आपको 7 इयर्स दिए गए हैं, किसी साल आप इंडिया में बिल्कुल भी ना रहे हो और किसी साल आप इंडिया में 60 डेज रहे हो, किसी साल आप इंडिया में 200 डेज रहे हो। तो वो ये जो कंटिन्यूएशन वाला पार्ट है ये इसमें से अलग है, ये कंटिन्यूएशन में होने जरूरी नहीं है। और इंडिया में रहने से मतलब है इंडिया की टेरिटरी में रहना। जो भी इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, अगर आप उनमें हैं तो आपको उस दिन इंडिया में ही गिना जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों की फ्लाइट होती है तो उस वजह से वो जानना चाहते हैं कि जिस दिन उनकी रात की फ्लाइट है, 2 बजे की फ्लाइट है, 4 बजे की फ्लाइट है, 12 बजे की फ्लाइट है, तो उनका वो दिन इंडिया में काउंट होगा या नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा रूल है कि डे ऑफ डिपार्चर और डे ऑफ अराइवल दोनों इंडिया में ही काउंट होते हैं। अगर आपकी फ्लाइट जो है वो सुबह 1 बजे की भी है तो 12 बजे से नया दिन स्टार्ट हो चुका है, आप 1 घंटे इंडिया में रहे, उसके बाद आपकी फ्लाइट गई तो आपका वो दिन डे ऑफ डिपार्चर इंडिया में ही काउंट होगा। ऐसे ही जो डे ऑफ अराइवल है, आप मान लीजिए 12:30 बजे रात को इंडिया पहुंच रहे हैं, आपको लगेगा कि जो है वो दिन पूरा हमारा निकल चुका है। नहीं, 12 बजे से दिन स्टार्ट होता है, आप 12:30 बजे आए हैं इंडिया में तो वो डे ऑफ अराइवल आपका इंडिया में ही काउंट होगा। इवन आप 11:30 बजे भी इंडिया में आते हैं, रात के 11:30 बजे, दिन खत्म होने वाला है, आधे घंटे बाद ही दिन खत्म हो जाएगा, बट आप क्योंकि उस दिन इंडिया में थे तो आपने चाहे आधा घंटा या 15 मिनट या 10 मिनट ही इंडिया में क्यों ना गुजारे हो, डे ऑफ डिपार्चर और डे ऑफ अराइवल दोनों इंडिया में ही काउंट होते हैं। तो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इंडिया में कितने दिन रहे। तो पहले हम बेसिक कंडीशन जज करते हैं। हमारे पास 2 बेसिक कंडीशंस हैं, दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी करनी होती है और वो पूरी करते ही हम इंडिया के रेजिडेंट बन जाते हैं। अगर हम एक भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करते तो हम बात करते हैं कि हम नॉन रेजिडेंट बन जाते हैं। नॉन रेजिडेंट बनते ही हमारा क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है, बट अगर हम रेजिडेंट बनते हैं तो हम फर्दर क्लासिफाइड होते हैं कि हम ऑर्डिनरी हैं या नॉट ऑर्डिनरी हैं। उसके लिए हमारे पास 2 एडिशनल कंडीशंस हैं,
दो एडिशनल कंडीशंस में से अगर हम दोनों पूरी करते हैं तो हम इंडिया के ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाते हैं, और अगर हम एक एडिशनल कंडीशन पूरी करते हैं या एक भी पूरी नहीं करते तो हम ये कह सकते हैं कि हम इंडिया के नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी इनकम के टैक्सेबल होने पर। आपकी कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, ये डिपेंड आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पर ही करता है। तो जब हम इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं तो बस आपको दो बेसिक कंडीशन ध्यान रखनी है। जो दूसरे वाली बेसिक कंडीशन है उसकी दो एक्सेप्शंस ध्यान रखनी है और दो एडिशनल कंडीशन। तो कुल मिला के इन 6 बिंदुओं पर, इन 6 कंडीशंस पर जो है वो आपका इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस लिखा हुआ है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो हमारे पर्सन की डेफिनेशन में और लोग आते हैं उनके रेजिडेंशियल स्टेटस की। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस दिनों पे टिका हुआ है, पर जब हम बात करेंगे HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, या हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म की या कंपनी की बात करेंगे, तो इनके रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए दिनों की इंपॉर्टेंस नहीं। इन लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो डिपेंड करता है इनके बिजनेस के मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो अब आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाएगा। जिस तरह से एक इंडिविजुअल रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग या तो रेजिडेंट हो सकता है या नॉन रेजिडेंट हो सकता है, उसी तरह से अगर हम बात करें HUF की, तो जो HUF है यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो भी अपने रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग या तो रेजिडेंट हो सकती है या नॉन रेजिडेंट हो सकती है। अगर एक HUF रेजिडेंट है तो फिर फर्दर डिवाइड करते हैं हम उसको कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। यहां पर वर्ड यूज किया गया है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यही रूल MUF के लिए भी वर्क करता है, मींस मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली मतलब ज्वाइंट फैमिली से है। जब आपका एक बिजनेस, कोई आपका पैतृक बिजनेस है जो आप मिलके, जो आपका जो ब्रदर्स हैं वो सब मिलके चला रहे हैं और उसमें जो है वो हिस्सा डिसाइड नहीं किया गया, शेयर डिसाइड नहीं किया गया। अगर डिसाइडेड है कि 20% 30% कुछ इस तरह से बंटवारा होता है प्रॉफिट का, तो फिर वो हमारा पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर एक ही किचन है, एक ही आपका जो बिजनेस है वो चल रहा है, घर में जो हेड है, जो सीनियर मेंबर है, जो सीनियर मेल मेंबर है, हेड ऑफ द फैमिली है, उसको कर्ता ऑफ द फैमिली माना जाता है और बाकी मेंबर उसके डिसीजंस को फॉलो करते हैं, तो वही हमारी HUF कहलाती है या MUF कहलाती है। ठीक है, तो HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस इस बात पर डिपेंड करता है कि HUF के बिजनेस का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कहां से हो रहा है। बिजनेस का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल मींस बिजनेस को रन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वो कहां से दिए जा रहे हैं। अगर HUF का बिजनेस पार्शियली या फुल्ली इंडिया से कंट्रोल होता है तो HUF रेजिडेंट कहलाएगा, और अगर HUF का बिजनेस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सब का सब टोटल बाहर से हो रहा है, टोटली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इंस्ट्रक्शंस आते हैं और उसी के बेस पे HUF का बिजनेस रन करता है, तो फिर वो हमारा जो HUF है वो नॉन रेजिडेंट कहलाता है। मतलब HUF के बिजनेस का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ये डिसाइड करता है कि HUF रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। अगर वो फुल्ली या पार्शियली इंडिया से कंट्रोल्ड है तो हम उसको बोलते हैं कि वो HUF रेजिडेंट है। बट अगर वो टोटली फुल्ली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कंट्रोल्ड है तो हम उसको बोलते हैं कि वो जो HUF है वो नॉन रेजिडेंट है। अगर कोई HUF रेजिडेंट प्रूव हो जाती है तो फिर हम फर्दर उसे क्लासिफाई करते हैं कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है।
HUF का ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना इस बात पे डिपेंड करता है कि जो HUF का हेड ऑफ द फैमिली है, मींस कर्ता ऑफ द फैमिली है, उसका इंडिविजुअली रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। कर्ता एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस के रूल मैंने अभी आपको बताए थे। तो कर्ता इंडिविजुअली अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो HUF भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगी, और अगर कर्ता इंडिविजुअली नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो HUF भी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगी। इसको अगर हम और सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो HUF का कर्ता है, हेड ऑफ द फैमिली है, अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी करता है तो वो कर्ता ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा और HUF भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगी। और कर्ता अगर वो एडिशनल कंडीशन में से कोई एक पूरी करता है या एक भी पूरी नहीं करता है तो कर्ता हमारा जो होगा वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा और HUF भी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। तो HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस समझ में आया होगा आपको, बहुत ही सिंपल है। इंडिविजुअल का सीखने के बाद तो कम से कम ऐसा ही लगता है, क्योंकि इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस में थोड़ा सा डेज हमें काउंट करने पड़ते हैं, जबकि HUF की रेजिडेंशियल स्टेटस में हमें ऐसे कोई डेज काउंट नहीं करने पड़ते। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं एक पार्टनरशिप फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है। जब हम इंडिविजुअल या HUF की बात करते हैं तो इंडिविजुअल और HUF रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग रेजिडेंट भी हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं, और उनका फर्दर क्लासिफिकेशन भी किया जाता है कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी। पर अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म के केस में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप फर्म के केस में केवल आपको ये डिसाइड करना है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट बनने के बाद फर्दर क्लासिफिकेशन यहाँ पर नहीं है। यानी कि जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे तो पार्टनरशिप फर्म अपने रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग या तो रेजिडेंट हो सकती है या फिर नॉन रेजिडेंट हो सकती है। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट केवल यही दो क्लासिफिकेशन आपके पास है। फर्दर क्लासिफिकेशन मींस ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी यहां पर नहीं किया जाता। तो एक पार्टनरशिप फर्म रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ये डिपेंड करता है उसके बिजनेस के मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पर। अगर पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फुल्ली या पार्शियली इंडिया से होता है तो वो पार्टनरशिप फर्म रेजिडेंट कहलाएगी। और अगर पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो टोटली आउटसाइड इंस्ट्रक्शंस पर चल रहा है, सब कुछ बाहर से मिल रहा है, फॉरेन से आ रहे हैं उसको चलाने के सारे निर्देश, तो वो पार्टनरशिप फर्म नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। तो जैसा कि HUF के लिए था, सेम वही रूल पार्टनरशिप फर्म के लिए है। पार्टनरशिप फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस भी ऐसे ही डिसाइड होता है जैसे HUF का होता है, मींस बिजनेस का मैनेजमेंट